गुड आफ्टरनून। अभी हम आपको भर्व बता रहे हैं। भर्व किसे कहते हैं, भर्व के कितने भेद हैं। लेकिन भर्व को बताने के पहले मैं कुछ आपसे बात कर लेना चाहता हूं। वो ये है कि अब हम ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रांसलेशन यदि आप बनाते रहेंगे तो स्पोकन में आपको ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि स्पोकन में बेसिकली है क्या कि आपको स्किल पावर होनी चाहिए राइटिंग का, कि कैसे हम लिखें। बेसिक राइटिंग आपको चाहिए, कंपोजिशन पावर चाहिए, जो आपको ट्रांसलेशन देगा। तो हम हाउ टू ट्रांसलेट से बनवाना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू से ही। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो है आपको स्पोकन में बहुत ही हेल्प करेगा। और यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको इस पर वीडियो मिलता रह जाएगा। तो हम चले आ रहे हैं अब भर्व पे। भर्व, भर्व जिसकी हिंदी क्रिया। तो सवाल है कि कहते किसे है। ऐसे आप जानते होंगे हिंदी में कहता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, या इन इंग्लिश इट इज एन एक्शन वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड भर्व। It is an action words which says something about subject। हिंदी जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। क्रिया कहलाता है। जैसे ही ईट्स, तो ईट्स क्रिया है। क्यों? तो इसी के द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि वह कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्रिया हो गया। क्रिया के भेद, क्योंकि भर्व एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और हम भर्व को आपको डिटेल लेके चल रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना हो भर्व से संबंधित किसी चीज को समझने में। और यदि आप भर्व को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इससे भी आधारित बहुत सारी कॉमन एरर जो कि अन्य तरह के कंपटीशन में पूछा जाता है, वो आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम पूरा इसका बेस ही उठा रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई समस्या ना हो। तो भर्व हुआ इट इज एन एक्शन वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो अब है भर्व के कितने भेद हैं। भर्व के भेद, भर्व के दो भेद हैं। पहला आता है फिनाइट, जो चर्चा हम कर चुके थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। दूसरा आता है नॉन फिनाइट। फिनाइट वर्ब क्या है? फिनाइट वर्ब है जो क्रिया अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चलता हो। फिनाइट कहलाता है। जैसे ही रीड्स, ध्यान दीजिए ये एक वर्ब है रीड, जो किसके अनुसार चल रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है। सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है इसीलिए क्रिया सिंगुलर हुआ। इसको
इस चीज का चर्चा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था कि जितना भी मूल वर्ब है सभी क्या है, प्लूरल है, उसके अंत में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, इसीलिए यहाँ हम एस या एस लगा दिए, जिसको हम ये सिंगुलर बना दिए। जैसे वी गो देते हैं तो ये गो प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, यानी पीपी। इसका मतलब हुआ ये गो किसके अनुसार चला, सब्जेक्ट के अनुसार चला, इसीलिए ये गो क्या हो गया, फिनाइट वर्ब। ओके, अब दूसरा नॉन फिनाइट क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब हुआ जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं चलता हो। नॉन फिनाइट कहलाता है। जैसे he wants to go, ध्यान दीजिए, ये जो wants है ये चला किसके अनुसार, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर हो गया, लेकिन ये गो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चल रहा है, चूंकि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, यही हुआ आपका नॉन फिनाइट। यानी जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चले, द वर्ब विच डज नॉट एग्री टू द सब्जेक्ट is called non-finite, the verb which agrees to the subject is called finite। तो ये आपका हुआ वर्ब के दो भेद, फिनाइट, नॉन फिनाइट। अब इसके हम काइंड्स को लेके चलते हैं, जो आप ध्यान दीजिएगा। फिनाइट वर्ब के चार भेद। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा प्रिंसिपल वर्ब और चौथा ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के तीन भेद। पहला आता है प्राइमरी वर्ब, दूसरा आता है मॉडल वर्ब और तीसरा आता है मार्जिनल वर्ब। और नॉन फिनाइट, नॉन फिनाइट के तीन भेद। पहला इंफिनिटिव, दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जेरंड। इंफिनिटिव के दो भेद। पहला सिंपल इंफिनिटिव और दूसरा क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। तो ये हुआ वर्ब। फिनाइट वर्ब आपको समझा दिए, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलता हो। इसके चार भेद, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी। और उसके बाद ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तीन भेद, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब।
और नॉन फिनाइट के फिर 3 भेद, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरंड। तो इन्फिनेटिव के फिर 2 भेद, सिंपल इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। और पार्टिसिपल के आ जाता है फिर 2 भेद। पहला आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसे 3 भेद है लेकिन जनरल यूज इसका 2 ही होता है। दूसरा होता है, लिख देते हैं वो भी, परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा जो भेद है, तीसरा भेद है, इधर ही हम दे देते हैं, ये इधर, ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल तो 1, 2 और 1 3। तो पार्टिसिपल के यानी पार्टिसिपल के 3, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देखिएगा। तो ट्रांजिटिव का पहला, इन्फिनेटिव का 4, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग। ऑक्सिलरी के 3 भेद, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल। अब जो कॉमन इधर ज्यादा प्रॉब्लम उठता है वो इससे मॉडल वर्ब से, और आपका 12वीं का जो कोर्स होगा वो मॉडल वर्ब, ये हम बताएंगे। बेसिकली इसी को समझाने के लिए, इसी के रूल को हम लिखाने के लिए सारा पॉइंट्स को हम आपको लिखाए। और ये मार्जिनल भी, ये 2। और नॉन फिनाइट जैसे आप जानते होंगे, जैसे आप देते हैं टू गो, कोई भी क्रिया जो होता है केवल गो लिख देने से वो रॉन्ग है, इसके पहले आपको टू देना पड़ेगा। तो जब क्रिया के पहले टू आता हो वो इन्फिनाइट का, इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव अब पार्टिसिपल हुआ जिसमें en, ed इत्यादि आया। जेरंड जिस क्रिया में ing आया हो, जैसे गोइंग हुआ। ओके, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले ऊपर लेके चल रहे हैं। पहले हम ट्रांजिटिव, उसके बाद इंट्रांजिटिव, प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी इत्यादि के बारे में बताते चले आ जाए। लेकिन मेन फोकस मेरा मॉडल बताना, क्योंकि इट इज योर कोर्स। अब हम एक एक करके सबको हम डिफाइन करते चले जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। लेकिन इसको डिफाइन करने के पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेना चाहता हूं। वो बात ये है कि अब हम ट्रांसलेशन है तो देना ही है। ट्रांसलेशन को हम बताना शुरू कर रहे हैं, और प्लस लेटर राइटिंग कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे होगा, पैराग्राफिंग हम कैसे करेंगे, और स्पोकन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन, ये सारा चीज हम एक एक करके वीडियो में डालते चले जाएंगे। और ये यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो आपको टाइम टू टाइम जाएगा और आप बेनिफिटेड होंगे, और हम भी अधिक से अधिक जो है इंकरेज होंगे, और अधिक से अधिक आपको प्रफुल्लित होकर बताने में हम अग्रसर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। अब हम एक एक करके चल रहे हैं। पहला है ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है? बेसिकली है क्या कि बहुत आदमी आगे जाने के बाद ये बेसिक चीज को नहीं जानता है कि वर्ब है क्या चीज, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद वो लैंग्वेज तो सीख लेता है, लेकिन बहुत सारी एरर जो है, गलतियां होना शुरू हो जाता है। क्यों? तो उसे बेस मालूम नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी हिंदी होती है स्वकर्मक। स्वकर्मक क्रिया। स्वकर्मक क्रिया मतलब क्या हुआ? वह क्रिया जो कर्म को रखता हो। द वर्ब विच कंटेंट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट को रखता हो। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्म, ट्रांजिटिव कहलाता है। कर्म क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। कर्म के बारे में आपको बताते हैं। जिस शब्द पर काम का फल पड़े, जिस शब्द पर काम का फल पड़े,
ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए कहते हैं ना कि वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। ओके, तो ये जो मैंगो है क्या खाता है, तो आम खाता है। तो ये खाने का काम किस पर पड़ रहा है, मैंगो पे पड़ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली आपको जानना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। बिकॉज इफ यू want to translate any type of Hindi sentence, you must know about subject, verb and object, because this is the fundamental things. Okay, so this is the object जो हमने आपको अभी बोर्ड पे बताया। इसके बाद हम चल रहे हैं इसका, देखिए जैसे he eats a mango, he eats a mango, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। क्यों ट्रांजिटिव हुआ, तो ये वर्ब कर्म को रखा हुआ है। और अक्सर जब हम वॉइस चलते हैं बनाने के लिए, तो वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा आ जाता है फिर इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के बारे में आपको जानना होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बेसिक ये सब सारी चीज को वो छोड़ देते हैं। फिर उन्हें परेशानी होती है जब वो कंपटीशन का तैयारी करने बैठते हैं, तो ये सारी चीज को उन्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो यदि आप पहले से ही इसको अध्ययन करते रहेंगे, तो आई थिंक दैट इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो जैसे आप देखिए कि जो क्रिया, यानी ये इसका हिंदी हुआ अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब हुआ जो क्रिया कर्म नहीं रखता हो, क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव कहलाता है, इंट्रांजिटिव कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा रहेगा ही गोज, यहां भी तो क्रिया है भाई, देखिए, लेकिन इसके बाद कोई कर्म, कोई ऑब्जेक्ट है, यानी किसी पे काम का फल पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये हुआ इंट्रांजिटिव। तो कह रहा है कि जनरली इस पर चेंज वॉइस नहीं होता है, वॉइस जब भी चेंज होता है इसी पर होता है। क्यों, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है प्रिंसिपल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वर्ब क्या चीज है। ये चैप्टर को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमको मॉडल वर्ब बताना है। मॉडल वर्ब ये ज्यादा आपको कंपटीशन में आप देखेंगे, और 12th के सिलेबस में भी है, 9 और 10 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल वर्ब क्या हुआ कि सभी मूल क्रिया को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो सवाल है कि भाई मूल क्रिया क्या है, सभी मूल क्रिया को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। मूल क्रिया आपको, यानी जिस शब्द से किसी काम का होना करना, जैसे आप देखते हैं गो, ईट, रन, लाफ इत्यादि। तो जितने भी मूल क्रिया है, इसका चर्चा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर दिया था कि वो क्या है, प्लूरल है। सभी मेन क्रिया प्लूरल होते हैं। इसके अंत में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा कि ये हुआ आपका प्लूरल, ये सिंगुलर। जैसे आप देते हैं गोज, तो ये सिंगुलर हो गया। जैसे आप देते हैं रन और रन्स, तो ये मूल वर्ब के बारे में आपको, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में पता हो गया। चौथा जो काइंड्स होगा वो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जोड़ने वाला। अब है क्या चीज, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो क्रिया मूल क्रिया को सहायता प्रदान करता हो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जो क्रिया मूल क्रिया को सहायता करता हो तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। जैसे देखिएगा, ही इज गोइंग, एक हम दे रहे हैं सेंटेंस, दूसरा दे रहे हैं ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर, ध्यान दीजिएगा। अब यहां जो है ये इज के बाद देखिए मूल वर्ब है, और यहां इज के बाद देखिए ये नाउन है, दोनों में इज है, लेकिन जानेंगे कैसे ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। तो यदि क्या परिभाषा है, जो क्रिया मूल क्रिया को सहायता करता हो, यहां देखिए इज है और मूल क्रिया को हेल्प कर रहा है यानी गोइंग को, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। लेकिन यहाँ इज है और इसके बाद मूल वर्ब नहीं बल्कि नाउन है, इसलिए ये मेन वर्ब हो गया। ओके, अब कौन कौन चीज ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितने हैं ध्यान दीजिएगा। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज, हैड, was, were, do, does, did, उसके बाद आता है कैन, कुड, मे, माइट, उसके बाद आ गया विल, वुड, शैल, should, must, ought to, used to, need, dare। 24 है, ध्यान दीजिएगा कितना हुआ। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, would, shall, should, must, ought to, used to, need, dare। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक इसकी संख्या 24 है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के भेद जो है बस आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा समय इसमें लग गया, इसको कल हम क्लियर करेंगे। और वर्ब के बाद हमको इसी में हम बोलबे कि आपको हम मॉडल बताएंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन वगैरह जो भी होगा वो आपको हम नेक्स्ट डे से। लेकिन टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, टेस्ट के लिए कल हम क्वेश्चन बना करके ग्रुप में डाल देंगे और आप बनाएंगे, आंसर फिर हम डाल देंगे, मिला लेंगे। उसके बाद जिसको जितना नंबर आ जाए वो हमें कॉल करेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।